अभी आगे देखते हैं रिएक्शंस। फेरोसिन इज अ मोर रेसिस्टिव टू हाइड्रोजनेशन देन बेंजीन। देखो, फेरोसिन का हाइड्रोजनेशन करना इतना आसान नहीं है जितना कि बेंजीन का आसान है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिया है। बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द रिंग टू द मेटल आयन। ठीक है, क्योंकि क्या है कि कॉन्जुगेशन काफ़ी अच्छा है तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलाइज्ड है कि इसका काफ़ी कोई भी रिएक्शन हो सके। But it is more reactive than benzene towards electrophilic reagents, and this indicates that the electrons are more readily available from it. देखो, इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो है हाइड्रोजनेशन के लिए काफ़ी रेसिस्टिव है, मतलब इसका हाइड्रोजनेशन नहीं करा सकते आप, हाइड्रोजन इसको दे नहीं सकते। और लेकिन ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ, मतलब अगर इसका रिएक्शन कराओगे किसी इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट से तो रिएक्शन बहुत तेज होगा, बहुत रिएक्टिव होगा, बेंजीन के कंपैरिजन में भी, उससे कंपैरिजन से भी ज़्यादा रिएक्शन हो, तेज रिएक्शन होगा। इससे क्या मालूम पड़ रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट के साथ ज़्यादा तेज रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू बेंजीन ऑल्सो। इससे ये मालूम पड़ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मोर रेडिली अवेलेबल फ्रॉम इट, मतलब आप इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली निकाल सकते हो। किसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली निकाल सकते हो? फेरोसिन के अंदर से। द इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आर गिवन बिलो। हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट देखा था, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जा सकता है, यहाँ पे दिया ही था इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरफ इसका अट्रैक्शन, इसका झुकाव ज़्यादा होगा। सो फर्स्ट इज असाइलेशन। असाइलेशन आपको सीधी सी बात है पता है कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ होता है असाइलेशन हमेशा। सो फेरोसिन रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड एंड फॉर्म्स मोनो और डाई एसिटाइल डेरिवेटिव्स अंडर सुटेबल कंडीशंस बाय फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन के प्रेजेंस में क्या होता है, मतलब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, इसमें ये फेरोसिन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होता है, मोनो या डाई एसिटाइल डेरिवेटिव बनाता है ये। देखो, मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव इज फाउंड इन प्रेजेंस ऑफ phosphoric acid, monoacetyl derivative, और diacetyl derivative is obtained in the presence of anhydrous aluminum trichloride catalyst। तो देखो, ये फेरोसिन है और ये एसिडिक एनहाइड्राइड है, ये फॉस्फोरिक एसिड है। तो इससे क्या बनेगा, इससे आप देख सकते हैं यहाँ पे मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव बना है, क्योंकि H3PO4 के प्रेजेंस में बना है तो मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव ये दिख रहा है आपको। C5H5 था तो एक H निकल गया तो यहाँ पे CH3CO कनेक्ट हो गया, और C5H5 इसके साथ में ही है, प्लस CH3COOH। ठीक है, अभी डाइएसिटाइल डेरिवेटिव आपको बनाना है तो आपको एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में बनाना पड़ेगा डाइएसिटाइल डेरिवेटिव। ठीक है, एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट के बीच में, के प्रेजेंस में। तो देखो क्या है आपका, आपने ये मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव लिया फेरोसिन का और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया AlCl3 के प्रेजेंस में, तो डाइएसिटाइल बन गया। देखो Fe, और यहाँ पे देख सकते हो आप जो आपका C5H4 था, C5H4COCH3 ट्वाइस हो चुका है। ठीक है, ये 2 टाइम्स हो चुका है, प्लस एसिटिक एसिड। यहाँ पे भी आपको एसिटिक एसिड मिल रहा था बाय प्रोडक्ट में, यहाँ पर भी बाय प्रोडक्ट में आपको एसिटिक एसिड मिल गया। समझा? तो असाइलेशन आपको कैसे करना है, मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव अगर आपको बनाना है तो आपको हाइड्रोजन सॉरी फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में बनाना पड़ेगा। और फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में जब आपने मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ इसका मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ फेरोसिन बना दिया तो वही मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ फेरोसिन को आपको रिएक्ट कराना है वापस से एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ, बट इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट। तो आपका डाई एसिटाइल डेरिवेटिव बनेगा और आपको प्रोडक्ट में डाइएसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ फेरोसिन आएगा और एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड आएगा। तो ये एसाइलेशन हो गया। एसाइलेशन हमेशा याद रखना है कि एसिटिक एनहाइड्रेशन की प्रेजेंस में ही होता है, लेकिन दो कंडीशन है, H3PO4 और एक AlCl3। H3PO4 देता है आपको मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव और दूसरा वाला देता है आपको जो क्या है उसका नाम AlCl3 डाइएसिटाइल डेरिवेटिव। कमिंग टू पेज नंबर 140, पेज नंबर 140 हो गया ये। देखो, अब हम देखेंगे सल्फोनेशन। हमने एसिटाइलेशन देख लिया, अब हम देखेंगे सल्फोनेशन कैसे होता है इसमें। ठीक है, सो फेरोसिन अंडरगोज सल्फोनेशन विद कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। सीधी बात है, सल्फोनेशन आपको कराना है तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का हम लोग यूज़ करते हैं एक सल्फोनेशन करने के लिए, और एक हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं डिहाइड्रेशन के लिए। एंड फॉर्म्स मोनो सब्सटीट्यूटेड डेरिवेटिव। तो देखो C5H5 FeC5H5, तो ये आपका फेरोसिन है, इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराया आपने इन प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो क्या बन गया, देखो यहाँ पर एक H बाहर निकला, C5H5 का एक H निकला तो यहाँ पे SO3H बन गया। SO3H में एक नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो C5H4 SO3H
Fe C5H5H2O। सल्फोनेशन बहुत सिंपल है, सल्फोनेशन कोई भी डिफिकल्टी नहीं है। आपको खाली याद क्या रखना है कि अगर आपको फेरोसिन का सल्फोनेशन कराना है, इट इज़ अंडर द प्रेजेंस ऑफ, it should be reacted with sulfuric acid. ठीक है, it should be reacted with sulfuric acid and it should be the under the presence of glacial acetic acid. ठीक है, it should be the under the presence of glacial acetic acid। और जो C5H5 दो बार है उसमें एक C5H5 में से एक H निकलेगा और वहाँ पर SO3H लग जाएगा, और बाय प्रोडक्ट में आपका क्या होगा आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। एक H निकला वहाँ से, ठीक है, एक एच वहाँ से निकला, देखो SO3H, एक O यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकल गया और एक H यहाँ से निकलेगा तो H2O बनेगा। सिंपल। तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में अब अल्काइलेशन देखेंगे, बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शन है। अल्काइलेशन, फेरोसिन व्हेन ट्रीटेड विद इथिलीन। ठीक है, इथिलीन पता ही है आपको, इथिन जो होता है, एट 30 to 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अबाउट 400 केल्विन टेम्परेचर। काफ़ी अच्छा खासा एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है इसके लिए, काफ़ी एनर्जी कंज्यूमिंग है ये। ठीक है, क्योंकि आपको 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, ये इतना 30 से 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहिए, काफ़ी ज़्यादा है जो। इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट LCl3 के साथ फॉर्म्स इट्स इथिलीन डेरिवेटिव, इथाइल डेरिवेटिव। अभी इससे फॉर्म क्या करता है, इथाइल डेरिवेटिव। आपने अल्काइलेशन कराया, मतलब आपने अल्काइल ग्रुप को उसके साथ जोड़ा। ठीक है, अब अल्काइल में क्या हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे इथिलीन के साथ रिएक्शन कराया, किसके साथ रिएक्शन कराया है आपने यहाँ पे रिएक्शन कराया इथिलीन के साथ। हाँ, तो ये इथीन है। ठीक है, तो इथीन रहेगा तो इथाइल जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो एक C5H5 में से एक H निकलेगा और यहाँ पे CH2CH3 लग जाएगा यहाँ पे। कैटलिस्ट क्या होगा आपका, कैटलिस्ट आपको याद रखना है, एल्यूमिनियम क्लोराइड आपका कैटलिस्ट रहेगा। और क्या आपको याद रखना है, आपको टेम्परेचर कितना चाहिए, प्रेशर कितना चाहिए। टेम्परेचर इज 400 केल्विन, प्रेशर इज 30 to 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या समझ में आ गया? तो ये सिंपल था। मेटलेशन, लाइक बेंजीन, बेंजीन की जैसे ही फेरोसिन अंडरगोज मेटिलेशन रिएक्शन विच इज़ अ टिपिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग सिस्टम। अभी हमने देखा था जो फेरोसिन है, फेरोसिन जो रिएक्शन शो करेगा काफ़ी सिमिलर होगा बेंजीन जो रिएक्शन शो करता है। ठीक है, हमने देखा था अभी वो चीज़ प्रॉपर्टीज़ में उसके। सो लाइक बेंजीन, फेरोसिन अंडरगोज मेटिलेशन रिएक्शन विच इज़ अ टिपिकल रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग सिस्टम। एरोमेटिक रिंग सिस्टम का ये टिपिकल रिएक्शन होता है, मतलब सारे के सारे एरोमेटिक रिंग ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सो विद ब्यूटाइल लिथियम, दिख रहा है ये ब्यूटाइल लिथियम, ब्यूटेन में से एक H निकाल दिया, ब्यूटाइल बन गया और लिथियम जोड़ दिया तो ब्यूटाइल लिथियम हो गया। इट फॉर्म्स मोनो एंड डाइलिथियो कंपाउंड्स। क्या ये मोनो या तो डाइलिथियो कंपाउंड फॉर्म करता है। देखो यहाँ पे ये आपका फेरोसिन है, ये देखो मोनो लिथियो कंपाउंड है। फिर से आप अगर इसको ब्यूटाइल लिथियम से रिएक्ट कराओगे तो डाइलिथियो कंपाउंड हो गया। सिंपल, कुछ भी डिफिकल्टी थी नहीं। The monolithio and dilithio compounds have been intermediates in the synthesis of several ferrosinil derivatives। अभी देखो मोनोलिथियो और डाइलिथियो कंपाउंड जो है ये एक इंटरमीडिएट के जैसे काम करता है। क्यों? क्योंकि ये मोनोलिथियो और डाइलिथियो के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप अलग अलग फेरोसिनाइल डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज कर सकते हो। मतलब फेरोसिन के बहुत सारे अलग अलग डेरिवेटिव्स को आप सिंथेसाइज कर सकते हो, किसके हेल्प से, मोनो एंड डाइलिथियो कंपाउंड्स के हेल्प से। इस तरीके से इंटरमीडिएट कैसे काम करेगा। सम टिपिकल रिएक्शंस आर गिवन बिलो, जिससे आप मतलब मोनो या डाइल लिथियो कंपाउंड से आप कुछ ना कुछ सिंथेसाइज कर रहे हो। तो देखो अभी आपको जोड़ना है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपने CO2 और H2O के प्रेजेंस में मोनोलिथियो फेरोसिन को रिएक्ट कराया तो आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे लग गया। सिंपल। फिर आपके पास है यहाँ पे NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो आपको नाइट्रेट लगाने का है यहाँ पे। तो यहाँ पे N2NO2 से रिएक्शन करा दिया, NO2 लग गया। अब आपको FeHCl इसमें लगा रहे हो, मतलब आप इसका रिडक्शन करा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड HCl, तो ये क्या बन जाएगा, NH2 बन जाएगा ये। ठीक है, सिंपल। डाइलिथिया कंपाउंड, अब यहाँ पे CO2 H2O, फिर यहाँ पे दोनों की जगह, दोनों लिथियम की जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। सिंपल था। CO2 H2O के साथ रिएक्शन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, NO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NO2 और FeHCl के साथ हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करा देंगे तो NH2 हो जाएगा। और डाइलिथियो कंपाउंड CO2 H2 के प्रेजेंस में ये COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। नाउ पेज नंबर 141। ऑक्सीडेशन, फेरोसिन इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड बाय एक्वस सिल्वर Ag+ और dilute HNO3 to stable
पैरामैग्नेटिक ब्लू फेरिसीनियम आयन। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फेरोसिन को इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, किससे? बाय एक्वियस Ag प्लस, ठीक है, बाय एक्वियस Ag प्लस के हेल्प से इजीली इसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। और डाइल्यूट HNO3, मतलब डाइल्यूट HNO3 का यूज़ कर सकते हैं या फिर सिल्वर का यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अभी सिल्वर इन फॉर्म इट्स आयन, तो मैं सिल्वर सॉल्ट आप बोल सकते हो इसको AgNO3 के फॉर्म में। टू स्टेबल पैरामैग्नेटिक ब्लू फेरिसीनियम आयन, पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देख रहे हो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो यहाँ पे C5H5 ट्वाइस Fe, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला तो C5H5 ट्वाइस Fe प्लस। दिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज रिवर्सिबल, ऑफ कोर्स दिस इज रिवर्सिबल। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगा? सिल्वर सॉल्ट या फिर डाइल्यूट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3। Managed base. Ferrocene gives managed reaction by condensation of the ferrocene rings with formaldehyde and amine. Ferrocene managed reaction देता है किससे? By condensation of ferrocene rings. Ferrocene rings का condensation करके with formaldehyde and amine. So managed reaction किससे होता है? Formaldehyde के presence में और amine के presence में होता है। तो ferrocene है formaldehyde and amine in presence of acetic acid and phosphoric acid. So C5H5Fe ये एज इट इज़ था, ये C5, ये एक H निकला, तो ये गया CH2, इसका CH3 ट्वाइस NH, CH3 ट्वाइस N दिख रहा है, और ये CH2 जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया प्लस H2O। दिस रिएक्शन shows that ferrocene is more reactive than benzene as the latter does not undergo managed reaction. So here this reaction shows that ferrocene is more reactive than benzene, means managed base reaction जो होता है सिर्फ ferrocene में होता है, benzene में नहीं होता है। This shows that ferrocene is more reactive than benzene. It shows that benzene is more stable than ferrocene. Ferrocene comes stable as compared to benzene because benzene doesn't go managed reaction. Nitration and bromination. Reactions like direct nitration or bromination, which are typical of aromatic systems, are not feasible because of its sensitivity to oxidation. During nitration or bromination, ferrocene itself undergoes oxidation. Therefore, regular nitro or bromo compounds are not formed. So यहाँ पे नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि नाइट्रेशन ब्रोमिनेशन करने जाएंगे तो इसका फेरोसिन का पूरा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। सो रेगुलर नाइट्रो एंड ब्रोमो कंपाउंड्स आर नॉट फॉर्म्ड। सो नाइट्रो एंड ब्रोमो कंपाउंड फॉर्म नहीं होता। सो रिएक्शन में क्या क्या देखा हम लोग ने? रिएक्शन में असाइलेशन, एसिटिक एनाइड्राइड के प्रेजेंस में असाइलेशन हुआ, मोनोएसिटाइल डेरिवेटिव और डायएसिटाइल डेरिवेटिव, मोनोएसिटाइल डेरिवेटिव फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में बनेगा, डायएसिटाइल डेरिवेटिव एल्यूमिनियम क्लोराइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बनेगा। सल्फोनेशन के लिए H2SO4 होना चाहिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में, SO3H उसके साथ अटैच हो जाएगा। अल्काइलेशन में 400 डिग्री केल्विन टेम्परेचर, 30 to 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इथिलीन मतलब इथीन के प्रेजेंस में, और कैटलिस्ट AlCl3 होना चाहिए। मेटिलेशन में हमने देखा ब्यूटाइल लिथियम के साथ मोनोलिथियो कंपाउंड बना सकते हैं, मोनोलिथियो फेरोसिन बना सकते हैं, डाइलिथियो फेरोसिन बना सकते हैं, एंड मोनोलिथियो एंड डाइलिथियो फेरोसिन एक्ट एज इंटरमीडिएट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेवरल फेरोसिनल डेरिवेटिव, अलग अलग फेरोसिनल डेरिवेटिव के लिए। नाउ सम टिपिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे। CO2H2 से रिएक्शन कराओगे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होगा, और NO2 से रिएक्शन कराओगे अगर तो फिर NO2 नाइट्रेट आयन यहाँ लग जाएगा, उसको FeHCl से रिड्यूस कर दोगे तो अमाइड बन जाएगा NH2, और यहाँ पे दोनों लिथियम डाइलिथियो कंपाउंड है CO2H2 के साथ, दोनों जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लग जाएगा। फिर देखा ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमारे पास सिल्वर सॉल्ट होना चाहिए या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड होना चाहिए, जिसके प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन होगा। सो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया C5H5 ट्वाइस Fe प्लस, और ये ऑक्सीडेशन रिवर्सिबल होता है, इसको फिर से रिड्यूस कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डाल के। मैनेज रिएक्शन के लिए फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए और डाइमिथाइलामाइन, फॉर्मल्डिहाइड और डाइमिथाइलामाइन, मतलब इधर एक अमाइन भी होना चाहिए, और यहाँ पर रिएक्शन हो गया। अभी मैनेज बेस जो है ये रिएक्शन बेंजीन नहीं देता, लेकिन ये फेरोसिन देता है, इससे हमें मालूम पड़ता है कि फेरोसिन ज़्यादा रिएक्टिव एज कम्पेयर टू बेंजीन। फिर नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन अगर होता है तो फेरोसिन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। सो डायरेक्ट नाइट्रेशन एंड ब्रोमिनेशन इज नॉट फिजिबल विद कंपाउंड्स।
तो रिएक्शंस हो गए, एप्लीकेशंस नेक्स्ट लेक्चर।